हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं उन्हें देखते हैं। डियर व्यूवर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो 3 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है चॉपी टाइडिंग्स। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार को अगले बजट से पहले उन क्षेत्रों को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जो रोजगार गहन क्षेत्र हैं। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, mobilization of resources, growth, development, employment, inclusive growth, issues arising from it and government budgeting। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। नवंबर में लगातार दूसरे माह जीएसटी से प्राप्त राजस्व ने 1 लाख करोड़ रुपए की सीमा को पार कर लिया। मार्च में कोविड-19 से मुकाबले के लिए आरोपित राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद से अब तक के सबसे बेहतर अप्रत्यक्ष कर संग्रह की यह अवधि उस अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक संकेत है जिसने दूसरी तिमाही में अपेक्षा से कम संकुचन दिखाया था। देखिए, अभी हाल में हमारे पास जो जीएसटी रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उसका डेटा आया है और ये बताया जा रहा है कि नवंबर माह में जो जीएसटी से जो प्राप्त राजस्व हुआ है उसने 1 लाख करोड़ का आंकड़ा जो है उसको पार कर लिया है। यदि जीएसटी रेवेन्यूज की बात करें तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये डेटा प्रेजेंट करती है और पिछले महीने अक्टूबर 2020 में जो जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था वो लगभग 1.05 लाख करोड़ के आसपास था। यदि इस 1.05 लाख करोड़ के आंकड़े को देखें तो ये 2019 के तुलना में, मतलब अक्टूबर 2019 के तुलना में 10.25% ज्यादा था। और साथ ही साथ यदि हम लोग सितंबर 2020 की तुलना में इस आंकड़े को देखें तो ये 1.05 लाख करोड़ का ये जो आंकड़ा था वो सितंबर 2020 में जो राजस्व प्राप्त हुआ था उससे 10% ज्यादा था। नवंबर महीने में भी लगातार ये आंकड़ा जो है वो 1 लाख करोड़ को पार कर गया है और जो हमारे पास जो फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि लगभग ये आंकड़ा 1.03 लाख करोड़ का है। अब ये जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं ये बहुत ज्यादा उत्साहजनक हैं और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में जो हमको संकुचन, जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, ये उससे उबरने का एक काफी अच्छा संकेत हमें देता है। किसी एक माह का जीएसटी राजस्व पिछले माह के लेन देन का प्रतिबिंबन होता है। मतलब यदि हम लोग बात कर रहे हैं नवंबर का जो डेटा है वो हमारे पास दिसंबर में आया है, सिमिलरली जो अक्टूबर का जो डेटा होगा वो हमारे पास नवंबर में आया होगा। ठीक है। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह की वृद्धि आंशिक रूप से सितंबर में तेजी से अर्थव्यवस्था को पुनः खोले जाने, जहां भारत के अधिकांश हिस्सों में सार्वजनिक परिवहन से प्रतिबंध हटा दिए गए थे, के संदर्भ में देखी जा सकती है। देखिए, बहुत जरूरी है इसको समझना। अक्टूबर महीने में जो जीएसटी संग्रह जो बढ़ा है, जो राजस्व बढ़ा है, उसमें तेजी की एक बहुत बड़ी वजह यह भी मानी जा सकती है कि सितंबर महीने में जब पूरे तरीके से अनलॉक हो गया था, लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक लगा था वो पूरे तरीके से खोल दिया गया था। साथ ही साथ जो सार्वजनिक परिवहन है उन पे भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध हटा दिए गए थे। उसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अक्टूबर महीने में जो वृद्धि हुई थी जीएसटी संग्रह में, वो शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण इन सभी प्रतिबंधों का हटना भी था। जीएसटी का भुगतान करने वाले कारोबारों के लिए अनुपानित संबंधी ढील ने भी इस संग्रह को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। देखिए, एक बात समझने वाली ये भी है, ये जो जीएसटी का जो भुगतान करने के लिए कई सारे कारोबारियों को बहुत ढील भी दी गई थी। कई जगहों पे कुछ रियायतें भी
उपलब्ध करवाई गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से अक्टूबर माह में हम लोगों ने जीएसटी जो राजस्व था उसमें वृद्धि होते हुए देखी। नवंबर के जीएसटी मद में ऐसे किसी अनुपालन शर्त को संलग्न नहीं किया गया है, भले ही यह अक्टूबर के 1,05,155 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए कम है। मैंने आपको बताया कि इस महीने का जो आंकड़ा है वो लगभग 1.03 लाख करोड़ रुपए है। ये लगभग 200 करोड़ पीछे है यदि हम लोग अक्टूबर महीने में जो जीएसटी राजस्व हमें प्राप्त हुआ है उससे यदि तुलना करें तो। वर्तमान परिदृश्य, इससे पता चलता है कि तीसरी तिमाही के पहले माह में गतिविधियों में वास्तविक सुधार आया, चाहे वो पेंटअप या फेस्टिव डिमांड रहा हो या दोनों से ही प्रेरित हो। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण जो तीसरी तिमाही जो कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने तक लगेगी, उसके पहले महीने में जो इस तरीके के जो हमको नंबर्स देखने को मिले हैं, अक्टूबर माह में जो इतनी वृद्धि हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण दो चीजों को माना जा सकता है। पहला तो जो फेस्टिवल सीजन जो हमारे यहाँ पे होता है अक्टूबर नवंबर में, और दूसरा पेंटअप। यदि अब हम पेंटअप डिमांड की बात करें तो पेंटअप डिमांड देखिए होती क्या है। पेंटअप डिमांड हम लोग बोलते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहां पर लोग जो अपने कई सारे ऐसे गैर जरूरी खर्चों को एक लंबे समय तक रोक करके रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं, लोग दोबारा से उन खर्चों की ओर वापस अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करने लगते हैं। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कई लोगों की आदत होती है कि भाई अपने लिए साल में एक बार अपना नया मोबाइल बदल देना, या फिर आप ये कह लीजिए कि भाई जो घरेलू हेल्प के लिए जो हम लोग हायर करते हैं, जो हम लोग हमारे घरों में जो काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन जैसे लॉकडाउन की थी तो हम लोगों ने देखा लोगों की जो आय थी उसमें जो थी वो एक तरीके की गिरावट आई। तो लोगों ने क्या किया कि भाई कई सारी चीज जो वह खुद कर सकते थे उसके लिए किसी भी तरीके की जो डोमेस्टिक हेल्प है वो लेना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही सिचुएशन बेहतर हुई, लोग वापस से अपने उसी खर्चे करने वाले मोड में आ गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटअप डिमांड। ठीक है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और समझें, जब व्यक्ति कंज्यूमरिज्म की तरफ दोबारा से अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करता है एक लंबे अरसे के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटअप डिमांड। तो कहा यह जा रहा है कि जो तीसरे क्वार्टर की जो पहली माह है उसमें जो वृद्धि हुई है, ये दोनों कारण हो सकते हैं। पेंटअप डिमांड भी हो सकता है, साथ ही साथ जो फेस्टिव सीजन था उसकी वजह से भी ये उछाल हमें देखने को मिला है। यह अक्टूबर में अन्य संकेतकों से भी संबंधित है, चाहे वो ऑटो बिक्री हो। यदि ऑटो बिक्री की हम लोग बात करें, जो पिछले महीने अक्टूबर माह का जो डेटा आया था उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई चाहे वो 2 पहिया वाहन हो चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, दोनों की जो बिक्री है उसमें हम लोगों ने एक बहुत अच्छा खासा उछाल देखा है। साथ ही साथ या विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक, जिसको हम लोग PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बोलते हैं, उसके संदर्भ में भी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो डेटा है वो बहुत बेहतरीन डेटा आया है। और यदि हम लोग PMI सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 12 वर्षों में ये सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। देखिए PMI होता क्या है, थोड़ा सा जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई ये काम क्या होता है। तो देखिए PMI विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली होती है। PMI की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र हेतु अलग अलग की जाती है, जिसके पश्चात एक समग्र सूचकांक को तैयार किया जाता है। PMI का जो आंकड़ा होता है वो 0 से लेकर के 100 तक के बीच का होता है। अब यहां पर यदि हम लोग बात करें, जब आंकड़ा 50 या उससे ऊपर का होता है, यदि 50 होता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई 50 में कोई बदलाव नहीं है, नो चेंज इन इकोनॉमी। यदि 50 से ऊपर का आंकड़ा होता है तो व्यवसायिक गतिविधि में विस्तार और विकास को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा होता है तो वो संकुचन या फिर गिरावट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये होता है PMI का आंकड़ा। अब ये हर महीने जो है पिछले महीने की तुलना में निकाला जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नवंबर महीने में जो PMI का जो हमारे पास सूचकांक आया है उसमें जो स्थिति है वो बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, और पिछले 12 वर्षों में नवंबर महीने के लिए ये सबसे ज्यादा अधिक है। इस वर्ष नवंबर में दिवाली के साथ जो पिछले वर्ष अक्टूबर में था
दिसंबर के जीएसटी संग्रह में भी कुछ उत्सवीय व्यय प्रभाव की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, ऐसा माना जा रहा है क्योंकि नवंबर महीने में दिवाली थी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई दिसंबर में जो जीएसटी कलेक्शंस होंगे वो भी काफी उत्साहजनक हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या त्योहारी उल्लास के ठंडा पड़ने के बाद भी मांग में सुधार बनी रहेगी? अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि ये जो हम लोगों ने बढ़त देखी है, जब जो त्योहारी सीजन है जब ये खत्म हो जाएगा, तो क्या उसके बाद भी ये जो मांग है, जो सुधार है, जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो बढ़त देख रहे हैं, क्या ये लगातार बढ़ती रहेगी या इसमें हमको किसी तरीके का संकुचन देखने को मिलेगा? कुछ आरंभिक संकेत मिल रहे हैं कि नवंबर में आर्थिक गतिविधियों में भी कुछ सुस्ती आई है। उदाहरण के लिए जीएसटी के दायरे में आने वाले संस्थानों द्वारा सृजित ई-वे बिल अक्टूबर में 64.1 मिलियन से 14% गिरकर नवंबर में 55.3 मिलियन हो गया, जबकि नवीनतम पीएमआई मांग या ऑर्डर में धीमी वृद्धि को दर्शाता है। जबकि रोजगार में और गिरावट आई है क्योंकि कारोबार महामारी से समृद्ध अनिश्चितताओं को लेकर सावधान है। देखिए, कुछ यहां पे हमारे पास ऐसे संकेत भी देखने को मिले हैं जहां पर नवंबर में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें हमें कहीं कुछ कुछ एरियाज में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है। उदाहरण के लिए यहां पे हम लोग जीएसटी के तहत आने वाले ई वे बिल्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होते हैं, थोड़ा सा उसके संदर्भ में हम लोग बात करें। अब सबसे पहले ये ई वे बिल होता क्या है? तो देखिए, ई वे बिल जीएसटी के तहत एक बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी की जाती है। इसमें हस्तांतरित की जाने वस्तुओं का विवरण तथा उस पर लगने वाला जीएसटी की पूरी जानकारी दी होती है। नियम अनुसार 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु जिसका हस्तांतरण 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक किया जाना है, उस पर इसे आरोपित करना आवश्यक होता है। जनता की सुविधा के लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाद्य वस्तुएं, गहने इत्यादि 150 ऐसे उत्पाद हैं जिनको इस ई वे बिल वाले सिस्टम से दूर रखा गया है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जो ई वे बिल है उसमें भी हम लोगों को अक्टूबर माह के तुलना में नवंबर माह में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ जो रोजगार से संबंधित जो एरियाज हैं, यहां पे एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे भी हमें कुछ खास विकास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो अनिश्चितताएं बनी हुई है। देखिए, अब कई स्टेट्स ऐसे हैं भारत में जहां पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब रोजगारों को लेकर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिविजन्स हैं, जो सेक्शंस हैं, उनमें कोरोना को लेकर के अभी बहुत एक तरीके का भय और एक तरीके की अनिश्चितता फैली हुई है। तो जब तक ये भय दूर नहीं होता तब तक से दोबारा रोजगार जो है वो लोगों को मुहैया करवाना या रोजगारों का सृजन करवाना वो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है सरकार के सामने। हालांकि सितंबर से संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन दिल्ली, राजस्थान और गुजरात सहित कुछ हिस्सों में पुनः मामलों का तीव्र वृद्धि हो रही है, जिससे इन क्षेत्रों से वाणिज्यिक राजधानी मुंबई की ओर यात्रा पर पुनः नियंत्रण लगाया जा रहा है। अब एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर महीने से लगातार कोरोना के जो केसेस हैं उसमें हम लोग गिरावट देख रहे हैं। यही आंकड़ा जो सितंबर में लगभग 80,000 90,000 था, अब घट करके 35,000 40,000 प्रतिदिन के आंकड़े पर पहुंच गया है। लेकिन कई राज्य जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब क्योंकि इन राज्यों में कोरोना फिर से अपना असर दिखा रहा है, तो इन राज्यों से जो भी यात्रा जो मुंबई के लिए जो वाणिज्यिक राजधानी है देश की, जो लोग करते थे उनके ऊपर एक तरीके का दोबारा से नियंत्रण जो है वो लगाया जा रहा है। आगे का रास्ता। नवंबर में प्रमुख राज्यों में केवल आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु ने जीएसटी संग्रह में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी, जबकि दिल्ली की आमद में वर्ष दर वर्ष 15% और महाराष्ट्र में 6% की गिरावट आई है। देखिए, यदि हम लोग प्रमुख राज्यों की बात करें जिन्होंने सबसे अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन दिखाया है जीएसटी का, तो वो 3 राज्य हैं जिन्होंने डबल डिजिट्स में, दोहरे अंकों में ये जो उछाल है वो दिखाया है। वो जो 3 राज्य हैं वह है आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। यहीं अगर हम लोग दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करें तो दिल्ली ने 15% की गिरावट दिखाई है और महाराष्ट्र ने 6% की गिरावट दिखाई है पिछले वर्ष की तुलना में।
इस प्रकार फिर से शुरू हुई आर्थिक गतिविधि अभी भी नाजुक बनी हुई है, जबकि अब तक जो पुनर्सुधार आया है वह सभी राज्यों में एक समान नहीं है। इसका कारण कोरोना वायरस का अप्रत्याशित प्रसार है। तो जो अगर हम लोग बात करें कि इकोनॉमिक जो आर्थिक गतिविधियों में जो हम लोगों को सुधार दिखा है, वो देखिए वो कोई बहुत हम लोग उस पे ये नहीं हो सकते कि अब आगे भी लगातार ऐसा ही चलेगा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है जो कोरोना वायरस का जो अप्रत्याशित प्रसार है। तो हम लोगों को इस चीज से एकदम सावधान रहना चाहिए कि ये जो हम लोग उछाल, ये जो हम लोग वृद्धि देख रहे हैं, हो सकता है कि ये शायद परमानेंट ना हो। सरकार को कुछ ऐसे रास्ते, ऐसे फैसले अपनाने पड़ेंगे जिससे कि इन आंकड़ों को अगर बढ़ाया ना जा सके तो कम से कम ये आंकड़े नीचे भी ना गिरें। सरकार अपने प्रोत्साहन और समर्थन उपायों में अभी तक रूढ़िवादी ही रही है। इसके बावजूद 2020 और 21 के लिए राजकोषीय गणित विकृत ही रहने की अपेक्षा है। रोजगार गहन क्षेत्र, विशेष रूप से यात्रा और पर्यटन या खुदरा जैसे अधिक संकटग्रस्त क्षेत्र की सहायता के लिए अधिक प्रत्यक्ष और विशिष्ट उपाय करने की आवश्यकता है। देखिए, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना महामारी ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यात्रा और पर्यटन क्षेत्र, या फिर अगर हम लोग बात करें खुदरा रिटेल की, अगर हम लोग बात करें, तो इन सभी जगहों पे कोरोना वायरस ने अपना बहुत ही गंभीर प्रभाव दिखाया है। और सरकार को जरूरत है कि इन क्षेत्रों को वापस उठाने के लिए कारगर प्रयास किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आगे और नौकरियों की हानि भविष्य की मांग गिरावट में परिणत ना हो जाए। देखिए, क्योंकि जितना नौकरियां जाएंगी लोगों की, या लोग वापस नौकरियां अपनी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, उतना ही मुश्किल हो सकता है आने वाला समय देश के लिए। तो सरकार को जरूरत है कि इन सभी चीजों पर ध्यान दे और पूरी कोशिश करें जिससे कि ये पक्का किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि अब जो असर है कोरोना महामारी का वो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था से उठता चला जाए। जरूरी है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से मजबूत बनाने का प्रयास करें। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित प्रश्न: एक वास्तविक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन उपायों के साथ ही साहसिक सुधारों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए 250 शब्दों में। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।